बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मुअल्लिमा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात से उर्दू का सबक हम एक हैं। हम एक हैं में से आज हमारा उन्वान है नज़्म हम एक हैं पढ़कर उसका मरकज़ी ख़याल लिख सकें। सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप अपने किसी पसंदीदा कार्टून जो आपने देखा हो या कोई फ़िल्म आपने देखी हो या कोई कहानी जो आपकी पसंदीदा हो उसके मुतालिक आप मुझे मुख्तसरन बताएं, या फिर आप मुझे ये भी बताएं कि उसके किरदार कौन कौन से थे और उसका मौजू क्या था। आपकी पसंदीदा कहानी का क्या मौजू था, वो किस चीज़ के मुतालिक थी, आप मुझे इसके बारे में बताइए। वीडियो को रोकिए और बताइए। आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं किसी नज़्म को पढ़कर उसके मरकज़ी ख़याल के मुतालिक। मरकज़ी ख़याल कहते किसे हैं? कोई शायर या मुसन्निफ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़्म या कहानी लिखता है उसे मरकज़ी ख़याल कहते हैं। मरकज़ी ख़याल मुख्तसर और जामे होता है जो 2 से 3 सतूर पर मुश्तमिल होता है। मरकज़ी ख़याल को अंग्रेज़ी में सेंट्रल आइडिया कहते हैं। जी हाँ अज़ीज़ तुलबा, आप जानते हैं कि जब भी कोई नस्र पारा या कोई नज़्म तख्लीक की जाती है तो उसकी तख्लीक करने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। वो मकसद दरअसल उस नज़्म का या उस नसर पारे का, उस कहानी का मौजू या मरकज़ी ख़याल कहलाता है। मरकज़ी ख़याल अख़ज़ किस तरह किया जा सकता है? आप कैसे जान सकते हैं कि जो नसर पारा, जो ये नज़्म आपने पढ़ी है उसका मरकज़ी ख़याल या मकसद क्या है? मरकज़ी ख़याल मुरक्कब लफ्ज़ है जो किसी चीज़ के बुनियादी तसव्वुर के लिए इस्तेमाल होता है। मरकज़ी ख़याल मुख्तसर और जामे होता है जो अमूमन 2 से 3 सतूर पर मुश्तमिल होता है। मरकज़ी ख़याल को अंग्रेज़ी में सेंट्रल आइडिया कहते हैं। किसी भी नज़्म या मतन का मरकज़ी ख़याल अख़ज़ करने के लिए उसे आराम से समझकर पढ़ें। समझ में ना आने पर दोबारा पढ़ाई करें और गौर करें कि शायर या मुसन्निफ ने इसमें किसी एक मौजू पर बात की है या एक से ज़्यादा मौज़ूआत पर। यानी जब आप नज़्म पढ़ रहे हैं और नज़्म है हम्द, तो यकीनन उसका मरकज़ी ख़याल अल्लाह की तौसीफ़ व सना होगा। लेकिन हर हम्द में अल्लाह की तौसीफ़ व सना के साथ साथ मज़ीद कुछ उन्वानात, मौज़ूआत भी शामिल किए जाते हैं। मसलन अल्लाह की तख्लीक़ात के मुतालिक बताना, या फिर किसी हम्द में ये होता है कि अल्लाह की सिफ़ात के मुतालिक बताना, और किसी हम्द में ये भी हो सकता है कि उसकी तख्लीक़ात और सिफ़ात दोनों के मुतालिक बताना। तो अब ये पढ़ने वाले पर है कि वो उसको तवज्जो से पढ़े और बताए कि इस हम्द में अल्लाह ताला की तौसीफ़ व सना के साथ साथ उसकी मखलूक़ात के बारे में बताया गया है, या अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात और उसकी जो अल्लाह ताला की इतनी बेशुमार हमारे पास नेमतें हैं उनके बारे में बताया गया है। इसी तरह से अब ये नज़्म जो हम पढ़ रहे हैं वो है हम एक हैं, यानी वो हमारी वतनियत पर मुश्तमिल है, हमारी मोहब्बत जो हमारे वतन के लिए, हमारी कौम के लिए होती है उस पर मुश्तमिल है। तो यकीनन इसका मरकज़ी ख़याल भी उसी के मुतालिक होगा। अब देखिए, आप मुख्तसर सवालात के ज़रिए भी मरकज़ी ख़याल अख़ज़ कर सकते हैं। यानी पूछा जाए कि नज़्म किसके मुतालिक है, नज़्म में क्या क्या बताया गया है, नज़्म में किस उन्वानात को ज़ेर बहस लाया गया है। जब इन सवालात के जवाबात देंगे तो आप मरकज़ी ख़याल अख़ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये नज़्म मैंने आपके सामने एक पेश की है, इसको गौर से पढ़िए, वीडियो को रोकिए, नज़्म को गौर से पढ़िए और मुझे बताइए कि इस नज़्म में किसके मुतालिक बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी में लाले यमन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशां, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़बां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का,
میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے نظم پڑھی، یقیناً آپ اس کے مرکزی خیال تک پہنچ گئے ہیں۔ چاند میری زمیں پھول میرا وطن، اس کے پہلے ہی مصرعے میں اس کا مرکزی خیال موجود ہے۔ شاعر نے اس نظم میں وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ملک کے دہقاں، ملاح، فوجی، اہل قلم، محنت کشوں، اپنے شہر کے رہنے باسیوں اور ایماندار لوگوں اور سپاہیوں سب کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو دو دو کے گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، آپ سب نے مل کر اس نظم کو دوبارہ پڑھنا ہے، جس کا نام ہے ہم ایک ہیں، اور یہ آپ کی درسی کتاب میں دی گئی ہے۔ نظم کو غور سے پڑھیے، آپس میں تبادلہ خیال کیجئے، اور پھر مجھے بتائیے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں لہریں سرگم، ایک ہے ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آپ نے نظم کو پڑھا، اسے غور سے پڑھا۔ اب دیکھیے میں کچھ سوالات کروں گی اور دیکھوں گی کہ آپ اس کے مرکزی خیال تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے، ہم سب کس کے سائے تلے ایک ہیں؟ آپ پہلے ان کو غور سے دیکھیے اور جواب دیجئے۔ ہم کس کے سائے تلے ایک ہیں؟ جی ہم ملک کے، اپنے وطن کے پرچم کے سائے تلے ایک ہیں۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ہم کس چمن کے پھول ہیں اور ہم کس گگن کے تارے ہیں؟ ہم پاکستان کے رہنے والے، پاکستان کے شہری ہیں، اور اسی کے پھول اور اسی کے تارے ہیں۔ ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور بند مٹھی کی باہم ہم ایک ہیں۔ وہ بند مٹھی کون سی ہے اور ہم کس کشتی کے مسافر ہیں؟ جی پاکستان ہے وہ کشتی جس کے ہم مسافر ہیں، اور وہ بند مٹھی ہے ہماری قومیت۔ پاک وطن کی عزت ہم کو، ہمارے وطن کا کیا نام ہے جس کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری ہے؟ ہمیں اپنے وطن پاکستان کی عزت اپنی جان سے پیاری ہے۔ جب آپ ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو آپ مرکزی خیال اخذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نظم ہم ایک ہیں کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ شکریہ۔